नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। महानदी एकेडमी के इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आज हम संविधान के टॉपिक के अंतर्गत भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक भाग 1। भाग 1 के अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं उसका नाम है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। मुख्य विषय क्या है? भाग 1 का भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत कुल 4 अनुच्छेद आते हैं, 1 से लेकर के 4 तक। तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं? कुल 4। कहां से कहां तक? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अब प्रत्येक आर्टिकल को हम विश्लेषण करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से। आर्टिकल नंबर 1 का जो विषय है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट को हम देखते हैं, संघ का नाम। संघ का नाम लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। आर्टिकल नंबर 1 में संघ का नाम के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट। अब इस पॉइंट के अंतर्गत 2 बातें हैं। देश का नाम परिलक्षित हो रहा है। देश का नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। दूसरा चीज है शासन प्रणाली। पता चल रहा है कैसा है? संघीय है। तो संघीय व्यवस्था जो क्या है? शासन प्रणाली को इंगित कर रहा है। भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत के संविधान का मुख्य विषय संघीय ढांचा है। भारत कैसा है? संघीय प्रणाली को अपनाया हुआ है। अब इसकी स्रोत के अंतर्गत देखते हैं तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रावधान थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना ये किसके अंतर्गत प्रावधान थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935। हमने मुख्य रूप से जो संघीय ढांचा है वो कनाडा के संविधान से अपनाया है। कनाडा मॉडल है हमारा। संघीय ढांचा कैसा है? कनाडा मॉडल है। प्रश्न आता है तो मुख्य रूप से जब बात आती है स्रोत के रूप में, संघीय व्यवस्था हमने कहां से अपनाया, तो हम उत्तर देते हैं कनाडा। ठीक, ये बात हो गई किसके अंतर्गत? संघ के नाम के अंतर्गत। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं राज्य क्षेत्र। राज्य एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत क्या है? राज्य क्षेत्र। पहला पॉइंट क्या है? संघ का नाम। राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा है सरकार द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र। ये जो राज्य क्षेत्र है वो प्रथम अनुसूची के में दर्शाए गए या विनिर्दिष्ट किए गए राज्यों के बारे में है। इनका ब्यौरा हमको कहां पता चलेगा? ये राज्य क्षेत्र प्रथम अनुसूची। हमने
फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ा है भारत संघ और उनके राज्य क्षेत्र, तो वहां पर वर्णित राज्य ही इसके अंतर्गत आएंगे, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। वहां जो लिस्टिंग हुई है वही यहां पर लागू होगी। समझ में आ गया? क्लियर कट। अब देखते हैं संघ की विशेषता, भारतीय संघ की विशेषता क्या है। तो हमारे यहां जो राज्य है वो किसी समझौते के तहत संघ में शामिल नहीं हुआ है। जैसे अमेरिका के स्टेट में हम देखते हैं समझौता के तहत संघ में शामिल हुआ है, इसलिए हम जब चाहे तब राज्यों के नाम परिवर्तित कर देते हैं, सीमा में परिवर्तन कर देते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए इसके लिए अवधारणा बनना है विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। भारतीय संघ की विशेषता क्या है? विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ। क्लियर कट समझना। हमारे यहां राज्य का विनाश संभव है, संघ का विनाश संभव नहीं है। संसद को पावर है कि साधारण बहुमत से क्या कर सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो राज्य कभी भी नष्ट हो सकती है, इसीलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, संघ का विनाश संभव नहीं है। जबकि अमेरिका के संविधान जो है देखते हैं तो वहां की जो संघीय ढांचा है, वहां की जो संघीय मॉडल है उसमें स्पष्ट लिखा है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ना तो वहां राज्यों का विनाश हो सकता है ना संघ का। बगैर राज्य के परमिशन के किसी भी स्टेट के सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता। वहां की जो संघीय ढांचा है अमेरिका का, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी यही प्रावधान है। लेकिन भारत में क्या है, हम राज्यों के परमिशन को खारिज कर दिए हैं, एक औपचारिक है, बगैर इनके परमिशन के हम क्या कर सकते हैं, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह प्रावधान है भारत के संविधान के अंतर्गत, इसीलिए लिखा है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब लास्ट पॉइंट जो आर्टिकल नंबर 1 में हम यहां पर जो संघी शब्द का प्रयोग किए हैं उसके लिए अंग्रेजी में शब्द क्या है, यूनियन। कौन सा शब्द है, यूनियन। जबकि दूसरे देश में संघ के लिए कहीं फेडरल शब्द है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में फेडरल शब्द है, यूएसए में यूनाइटेड शब्द है, यूके में यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और रसिया में सोवियत शब्द है। तो अलग अलग शब्द है संघ के लिए। हमारे यहां संघ शब्द के लिए कौन सा अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग है, यूनियन। याद रखना, फेडरल ना तो फेडरल है, ना तो सोवियत है, ना यूनाइटेड है। हमारे यहां संघ के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या है, यूनियन शब्द। ये बात अच्छे से याद रखना। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 2 का जो विषय है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यहां पर भी दो बातें हैं। सबसे पहले नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का संघ में प्रवेश। कहां प्रवेश भैया, संघ में प्रवेश। तो जो राज्य पहले से स्थापित है, मतलब जिनका अस्तित्व पहले से स्थापित राज्यों को ही हम क्या करेंगे, संघ में प्रवेश देंगे। पॉइंट नंबर 1, जिनका अस्तित्व पहले से है ऐसे राज्यों को संघ में प्रवेश देंगे, पॉइंट नंबर 1 कहते हैं। दूसरा पॉइंट है नए राज्यों का स्थापना, नए राज्यों का स्थापना, मतलब जिन राज्यों का पहले से अस्तित्व नहीं है, पहले से निर्माण नहीं हुआ है,
समझ में आ रहा है? तो ऐसे राज्यों की स्थापना की जाएगी। समझ में आ गया? तो 2 पॉइंट है इसके अंतर्गत। नए राज्यों का संघ में प्रवेश। नए राज्यों का संघ में प्रवेश मतलब जो राज्य बन चुके हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा चीज है नए राज्यों की स्थापना। राज्य बना ही नहीं, राज्य की अस्तित्व नहीं है, या तो केंद्र शासित प्रदेश हो या विदेशी सत्ता हो, इसके अंतर्गत रहा हो। तो 2 पॉइंट है, पहले से इसका निर्माण नहीं हुआ है और दूसरे पहले पॉइंट में पहले स्थापित राज्यों को। बात क्लियर हो गई? नोटेट यहां पर हमको देखना है कि ये जो पावर है वो किसको प्रदान की गई है? संसद को। संसद के शक्ति के आधार पर ही तो नए राज्यों का निर्माण होगा, चाहे प्रवेश होगा, सीमा, सभी। ये जो समस्या है राज्य निर्माण का, जो विधि है, समस्या बोलता हूं विधि है, वो पावर किसके में निहित है? तो संसद में निहित है। संसद ही नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकते हैं, नए राज्यों का स्थापना कर सकते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेना। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट तथ्य को हम देखते हैं, सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य पहले स्वतंत्र देश था, भारतीय संघ में शामिल नहीं था, भारतीय संघ में शामिल नहीं था। इसके लिए भारत सरकार ने 36वें संविधान संशोधन कर सिक्किम को भारतीय राज्य में, भारतीय संघ में शामिल किया गया 1975 में। ठीक, उसके बाद इसको 22वें राज्य की दर्जा प्राप्त हुई। तो सिक्किम पहले कैसा था? स्वतंत्र देश था, भारतीय संघ में शामिल नहीं थी। ठीक है कि नहीं? संघ में शामिल नहीं था। ठीक, क्लियर कट समझ में आ गई? आर्टिकल नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देखेंगे। क्या समझ में आ गया ना सबको? तभी बढ़ते। एक बार हेडलाइन देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 2 में लिखा हुआ है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का संघ में प्रवेश पहला पॉइंट, अर्थात पहले से जो राज्य स्थापित है, नए राज्य बने होंगे, उसके बाद उसको संघ में प्रवेश देते हैं, मतलब राज्य पहले से बन चुका है। दूसरा चीज है नए राज्यों की स्थापना, राज्य के ही अस्तित्व नहीं है, तो पहले राज्य का निर्माण होगा। ठीक है, जिन राज्यों का अस्तित्व नहीं है उनका निर्माण किया जाएगा। हो सकता है विदेशी सत्ता के अधीन रहे होंगे या फिर केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। तो 2 पॉइंट इसके अंतर्गत है। सिक्किम राज्य स्वतंत्र देश था, उसे भारतीय संघ में 36वें संविधान संशोधन 1975 में के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किए गए। अब आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3 की ओर। तो आर्टिकल नंबर 3 के जो विषय है उसमें लिखा हुआ है राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन। तो ये पावर किसके अंतर्गत है? संसद। शक्ति किसको प्रदान किया गया है? एक बात तो हमको साफ साफ लिखना है यहां पर हेडलाइन के रूप में, संसद में निहित है। संसद को पावर है, प्राप्त है। शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। संसद ही नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है और नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं पॉइंट बना करके, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं। सीमाओं में परिवर्तन कर दिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों, उसको मिलाकर एक राज्य। दूसरा चीज है क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं। क्षेत्रों में, किसी भी राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन, क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, सीमाओं को घटा सकते हैं। सीमा परिवर्तन, सीमाओं को परिवर्तन,
अलग अलग पॉइंट। नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अब नए राज्यों का निर्माण के अंतर्गत हम देखते हैं, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ तो उसके तहत कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बना। कब बना? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। अभी वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, वर्तमान की स्थिति में 2023 तक जनवरी। ठीक, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब है नए नए राज्यों का गठन हुआ है बाद में। जैसे बंबई राज्य को काट करके बंबई को काट करके गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में, पंजाब से हरियाणा बना, उधर पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड की गठन हुई, और अन्य पूर्वोत्तर राज्य जैसे मेघालय है, सिक्किम, मेघालय है, त्रिपुरा है, इन सब का निर्माण हुआ नए राज्य के रूप में। सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना। ठीक, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, बिहार से झारखंड का, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से राज्य की नए नए राज्य बनते रहते हैं, और ये पावर किसमें निहित है? संसद में। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है, क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। इसके बाद हम 5वां पॉइंट हम देखते हैं, नाम में परिवर्तन। तो संसद में शक्ति निहित है, किसी भी राज्य के नाम या केंद्र शासित प्रदेश के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दी गई, मद्रास के नाम में परिवर्तन हुआ और तमिलनाडु बन गई, मैसूर राज्य पुराना नाम था, उसे बदल करके कर्नाटक कर दी गई है, उड़ीसा पुराना नाम था, उसे ओडिशा कर दिया गया है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के नाम को परिवर्तित करके उत्तरांचल कर दी गई है। दिल्ली का नाम अब बदल गया है NCR दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी कर दिया गया है, पुडुचेरी। इसी प्रकार से लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय, और अमीन दीव के नाम में परिवर्तित करके लक्षद्वीप कर दी। इस प्रकार से इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का नाम में परिवर्तन हुआ है। संयुक्त प्रांत का उत्तर प्रदेश, मद्रास का तमिलनाडु, मैसूर का कर्नाटक, उड़ीसा का ओडिशा, उत्तराखंड का उत्तरांचल, दिल्ली का NCR दिल्ली, पौंडीचेरी का पुडुचेरी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदल करके लक्षद्वीप। तो ये पावर किसमें निहित है? संसद। और इसी से संबंधित हम कुछ संविधान संशोधन को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पहला 5वें संविधान संशोधन हुआ था 1955। इसमें कुछ पॉइंट है जिसके अंतर्गत हम शॉर्टकट में समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण किए जा सकते हैं। तो यहां पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। राष्ट्रपति की स्वीकृति पहला पॉइंट जरूरी है नए राज्यों के निर्माण के अंतर्गत। अब जिस राज्य को प्रभावित किया जा रहा है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है, वहां पर राष्ट्रपति महोदय बिल भेजेगी, बिल को भेज देगी। राष्ट्रपति बिल को कहां भेजेगी? प्रभावित राज्य में। क्यों भेजेगी? राय मशवरा के लिए। राय के लिए समय का भी प्रावधान रहेगा।
एक निश्चित समय तक विधानमंडल को प्रभावित विधानमंडल जिनकी सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है उनको समय दिया जाएगा। अगर तय किए गए सीमा के अंतर्गत जो विधानमंडल है बिल को वापस नहीं करती तो राष्ट्रपति को पावर है वो सीधे राष्ट्रपति जो है सीधे बिल को संसद में रखवा सकती है। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो जाए विधानमंडल अपनी राय देती है, विधानमंडल कोई भी राय देती है, मानना या न मानना, मानना या न मानना संसद के ऊपर है। संसद साधारण बहुमत द्वारा, संसद साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकती है। छठवां पॉइंट है, और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उस बिल को संबंधित केंद्र शासित प्रदेश में भेजें, वो सीधे संसद को बिल पेश करने के लिए कह सकती है। तो यह है 5वें संविधान संशोधन। राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है जो भी काम होगा, ठीक। राष्ट्रपति जो है इस बिल को प्रभावित राज्य में राय मसूरा के लिए भेजेगी, ठीक। अगर राय मसूरा में समय तो दिए रहेंगे, उस समय की अवधि में अगर राय नहीं दिया तो राष्ट्रपति सीधे बिल को संसद में पेश कर सकती है। दिए गए राय को मानना या नहीं मानना किसमें निहित है? संसद में निहित है। संसद पावर रखती है कि वो राय मसूरा को इग्नोर कर सकती है। साधारण बहुमत के द्वारा ये कार्य संपन्न होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं नए तो उसका जो बिल है राष्ट्रपति महोदय जो है संबंधित क्षेत्र में, प्रभावित क्षेत्र में राय मसूरा के लिए भेजना अनिवार्य नहीं है। तो ये 5वीं संविधान संशोधन। इसके बाद ये 18वीं संविधान संशोधन हुआ, 18वें 1966 में, 1966 में। तो इसके अंतर्गत दो बातें प्रमुख स्पष्ट रूप से वर्णन है। पहला, जिस प्रकार से राष्ट्रपति की स्वीकृति के आधार पर संसद जो है क्या बनाती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन, नए राज्य के निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्र में पड़ता, उसी प्रकार से नए केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा चीज है, केंद्र शासित वाला बिल, केंद्र शासित वाला बिल को प्रभावित क्षेत्र के विधानमंडल में नहीं भेजेंगे। राय मसूरा के लिए राष्ट्रपति जो है बिल को भेजना जरूरी नहीं है। मतलब जिस केंद्र शासित प्रदेश को के सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, नाम में परिवर्तन हो रहा है, या उसे खंडित करके दूसरा जोड़ करके दो या दो से अधिक केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ करके नए केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है, अगर वहां असेंबली है तो राष्ट्रपति महोदय जो है इस बिल को वहां भेजना अनिवार्य नहीं है। ये 18वें संविधान संशोधन 1966 में ये प्रावधान दिए गए। इसके बाद एक पॉइंट इसके अंतर्गत हम और देखते हैं, क्या भारत के जो राज्य क्षेत्र का कुछ भूभाग है उसको भारतीय संघ है संसद किसी दूसरे देशों को क्या कर सकता है, अर्पित कर सकता है या नहीं, ये प्रावधान। तो ये मामला आया था जब बेरूबारी मामला 1960 का। बेरूबारी क्या चीज है? पश्चिम बंगाल का पहले हिस्सा था, वेस्ट बंगाल का, जिनकी एरिया लगभग 9 वर्ग किलोमीटर थी, जनसंख्या 12,000 के आसपास थी। इन क्षेत्रों को, इस क्षेत्र को
भारत पाक सीमा समझौता के प्रावधानों के आधार पर भारत, पाकिस्तान, पाक और इंडिया के समझौते के तहत बेरूबारी जो स्थान है उसको पाकिस्तान को प्रदान किया गया। किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को प्रदान कर दी गई। ठीक, तो इसके लिए काफी हंगामा हुआ था, जन आंदोलन हो गई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट देते हुए टिप्पणी दिया था। उन्होंने कहा कि यह जो मामला है, सीमा समझौता वाला मामला है, वो आंतरिक पुनर्परिवर्तन का मामला है, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन का मामला है, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन का मामला है। तो ऐसे में संसद को पावर है, वो बेरूबारी को भारतीय संघ से क्या कर सकते हैं? पहला पॉइंट, संघ से निलंबित कर सकते हैं, निलंबित। दूसरा चीज है, आर्टिकल 3 में संशोधन करके इस बात को प्रावधान कर सकते हैं कि संसद अपने साधारण बहुमत की पावर के आधार पर बेरूबारी को पाकिस्तान को सीमा समझौता के तहत क्या कर सकते हैं? अर्पित कर सकते हैं। तो ये मामला आया था, बेरूबारी वाला मामला 1960 में, जो वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा था 9 वर्ग किलोमीटर का, जिसकी जनसंख्या 12,000 थी, और इंडो पाक जो समझौता हुआ था उसके तहत ये क्षेत्र पाकिस्तान को प्रदान कर दी गई थी। मामला काफी पेचीदा हो गया था, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिए थे। संसद को पावर है कि बेरूबारी को भारतीय संघ से क्या कर सकते हैं? पहला पॉइंट दिए थे, सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित बर्खास्त कर सकते हैं सीधा सीधा। और दूसरा बात यह है कि आर्टिकल 3 में संशोधन करके प्रावधान जोड़ सकते हैं। ये पॉइंट इसके अंतर्गत थी बेरूबारी मामला के। और इसी के तहत संसद ने 90वें संविधान संशोधन किया, 90वें संविधान संशोधन कर दिए। उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ था लास्ट 2015 में, 100वें संविधान संशोधन, 100वें संविधान संशोधन 2015 में। और इसमें भूमि का तबादला बांग्लादेश और भारत देश, इस सीमा समझौता के तहत 100वें संविधान संशोधन के तहत भारत ने अपने बहुत सारे गांव, लगभग 111 गांव को बांग्लादेश को और उनके 51 गांव को भारत में शामिल की। तो इस प्रकार से जो भूमि का आदान प्रदान हुआ, भारत से बहुत सारे गांव को बांग्लादेश को प्रदान की गई और बांग्लादेश के बहुत सारे गांवों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो इससे 4 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ था उस समय। तो ये 100वें संविधान संशोधन के तहत ये मामला था 2015 में 100वें संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का आदान प्रदान हुआ, गांवों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें भारत के 4 राज्य प्रभावित हुए थे। तो संसद को पावर है कि वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और विदेश नीति के तहत, अंतरराष्ट्रीय जो नियम कायदे हैं उसके तहत देश के कुछ हिस्से को दूसरे देश को क्या कर सकते हैं? समझौता के तहत क्या कर सकते हैं? अर्पित कर सकते हैं। और मामला क्या होना चाहिए? इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, आंतरिक पुनर्निर्माण, आंतरिक पुनर्निर्माण के तहत ये आदान प्रदान की जाती है। तो ये हुआ संविधान संशोधन 5वां, 18वें और 100वें संविधान संशोधन। 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत पंजाब से हरियाणा राज्य का निर्माण हुए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला आर्टिकल, चौथा अंतिम आर्टिकल नंबर 4 के अंतर्गत प्रावधान है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के तहत किए गए उपबंध को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी
परिवर्तन हुए हैं, नए राज्यों का निर्माण हुआ है, सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, नए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है, नाम में परिवर्तन किए गए हैं, राज्यों का स्थापना हुआ है, संघ में प्रवेश दिया गया है, जो भी मामला है वो साधारण बहुमत के द्वारा तय होंगे। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा तय होंगे। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, तो ये मामला संविधान संशोधन का नहीं है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 4 में। 2 और 3 में जो भी क्रियाकलाप हुआ, राज्यों के निर्माण, केंद्र शासित के निर्माण से संदर्भित नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, 368 का मामला नहीं माना जाएगा। संसद साधारण बहुमत के द्वारा क्या कर सकती है? बिल को पास कर सकती। साधारण बहुमत का मतलब है 50% प्लस 1, 50 से अधिक, एक भी ज्यादा हुआ तो साधारण बहुमत कहलाता है। विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत होती है, तो साधारण बहुमत के तरह क्या कर सकती है? इसको बना सकती है। तो 1 से 2 बार इसको अच्छे से दोहरा करके समझिए। और आज का टॉपिक भाग 1 यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत राज्यों का निर्माण। जय हिंद, जय भारत।